जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज ये स्पेशली जो वीडियो हमारा बीएसएफ में एससीएम और एएसआई के पद पे जो फिजिकल चल रहा है उसी से संबंधित है। तो मैं सारी चीज़ें सारी जानकारी आपको दूंगा ए से लेकर जेड तक, ठीक है। जैसे कौन कौन से विभाग में कितनी वैकेंसी निकली है और किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, तथा कितने फेसेस में मतलब तथा मतलब आपके आयु में और आपके आयु सीमा में कौन कौन सा छूट मिलेगा। उसके बाद में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपको कितना किलोमीटर कितने समय में पूरा करना है। उसके बाद में आपका पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपका सिलेबस क्या होगा। उसके बाद में आप कि टाइपिंग कैसी होगी, इंग्लिश या हिंदी या ऑप्शनल है, या उसके बाद में कितना टाइमिंग मिलेगा और कैसे इम्प्रूव करें, हाउ कैन इम्प्रूव। तो सारी चीज़ें विस्तार से हम बातें बताएंगे और चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी देख लीजिए, ये 3 फेसेस में हमारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें लिखा फेस 1, फेस 2, फेस 3। फेस 1 में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, तथा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी। इसमें क्या होता है, रनिंग होगा और आपकी हाइट मेजरमेंट होगी और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। और फेस 2 में क्या होगा साथियों, फेस 2 में होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी, आपका पेपर होगा। तो क्या क्या पेपर होगा, पूरा सिलेबस मैं आप सभी को बताऊंगा। नीचे में पूरी चीज़ें आप सभी को दी हुई है। उसके बाद मेजरमेंट में आपकी हाइट, वेट, सब कुछ चीज़ें कितनी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद में क्या हुआ, थर्ड फेज में क्या होगा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद में लास्ट में मेडिकल होगा। उसके बाद में आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो साथियों, ये नोटिफिकेशन एकदम ऑफिशियल है और इंग्लिश में था। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसलेट करके इसके हिंदी में कर दिया ताकि आपको मैं विस्तार से समझाऊं और चीज़ें आपको समझ जाएं। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आपको लगता है कि मैं सही हूं, तो आपको पता रहेगा पहले से मैं कैसे एक्शन ले सकता हूं, मैं अपने बात को कैसे सच साबित कर सकता हूं। तो ये सब चीज़ें बहुत आपके लिए कारगर होंगी। मैं चाहूँगा कि आप 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा, लंबा होगा, क्योंकि मैं पूरी जानकारी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आपसे 15 से 20 मिनट का समय निकाल के पूरा वीडियो को ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। उसके बाद में जब ग्राउंड में आप साथ में, जब आपके साथ चीज़ें जब मेजरमेंट आपका होगा, तो आपको पहले से पता होगा कि हाँ, हमारे साथ क्या क्या मेजरमेंट अभी होना है। तो आप एकदम सावधान रहेंगे और सतर्क रहेंगे, ठीक है। तो आइए चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हेल्प नंबर है। अगर आपको कोई भी समस्या है, आप जानकारी चाहते हैं, तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर इसका पिन है 011 और फिर इसका नंबर है 24364851। 51 की जगह आप 52 कर सकते हैं, 53 कर सकते हैं, 54 कर सकते हैं, 55 कर सकते हैं। ऐसे करके आप कॉल ट्राई करते रहना, आपकी बात हो जाएगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है https ऑब्लिक मतलब आप देख लीजिए, जूम कर रहा हूँ, और इस पे वेबसाइट पे हम आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मेल करेंगे, आपको रिटर्न मेल मिल जाएगा, ठीक है। साथियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों मतलब CAPFS में सहायक उप निरीक्षक, स्टेनोग्राफर, लड़ाकू स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मंत्रालय, लड़ाकू मंत्रालय और असम राइफल और अधिकृत और हवलदार की जो वैकेंसी इसमें आई हुई है, ठीक है। इतने पद इसमें शामिल हैं। उसके बाद में अब बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तिथि। आपने ऑनलाइन कब किया था, तो 9/6/2024 को आपने इसको ऑनलाइन किया था। उसके बाद आपका ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि क्या थी, तो अंतिम तिथि थी आपकी 8/7/2024, ठीक है। यानी कि 9 जून 2024 को आपने ऑनलाइन आवेदन किया था और 8 जुलाई को आपका अंतिम तिथि था, ठीक है। मैं सारी चीज़ें विस्तार से स्टार्टिंग से इसलिए बता रहा हूँ तो क्योंकि आप सभी को चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डाउट हैं कि सर, कम से कम मेरा वज़न कितना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वज़न कितना होना चाहिए, मेरा हाइट कितनी होनी चाहिए, मैं इस जनजात से हूँ या मैं ऐसे विशिष्ट इलाके या ऐसे कैटेगरी या ऐसे क्षेत्र से मैं निवासी हूँ और मैं उच्च कुल का निवासी हूँ, लेकिन मुझे क्या मतलब हाइट में रिलेशन मिलेगा, मतलब रिलीफ मिलेगा क्या, मुझे आरक्षण मिलेगा। तो मैं आज आपकी सारी डाउट को क्लियर कर दूंगा, इसीलिए मैं स्टार्टिंग से लेकर और अंत तक चलूँगा, ठीक है।
जैसे सरकार का एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास कर रही है जो लैंगिक संतुलन को दर्शाता हो और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है सीमा सुरक्षा बल। गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई भर्ती नियमों और योजनाओं के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों जैसे केंद्रीय सीआरपीएफ में सहायक उप निरीक्षक, स्टेनोग्राफर, लड़ाकू स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल के मंत्रालयिक लड़ाकू मंत्रालयिक तथा असम राइफल के एआर में वारंट अधिकारी, निजी सहायक और हवलदार क्लर्क की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करेगा। तथा इनका दूसरा पॉइंट क्या है, भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब पीएसटी का होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं शारीरिक मानक परीक्षण, और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी। ठीक है, पीईटी मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षण। कंप्यूटर आधारित परीक्षण मतलब सीबीटी और कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। और भर्ती का मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें इन्होंने ये बताया कि इसमें 3 फेसेस में आपको 3 फेस आपको फेस करना पड़ेगा। पहला फेस में आपका पीएसटी होगा, पीईटी होगा, और दूसरे फेस में आपका सीबीटी होगा, और तीसरे फेस में आपका स्किल टेस्ट होगा और मेडिकल होगा और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में आप सभी तीनों फेस को अगर क्वालिफाई कर लेंगे तो आप सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, और इनका है आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करें और आवेदन जमा करने के लिए किसी अन्य माध्यम की अनुमति नहीं है। साथियों, मैं जो भी पढ़ रहा हूँ चीज़ों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी केवल एक पद के लिए बीएसएफ भर्ती पोर्टल URL, ये इनका पोर्टल है, के माध्यम से, ये आप पोर्टल है देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल आपने आवेदन कर लिया है तो इस पर आप जोर देने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा केवल इंग्लिश और हिंदी में आयोजित की जाएगी, मतलब आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा, पहला हिंदी, पहला इंग्लिश तथा दूसरा हिंदी। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्ट हैं आप उस लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। ठीक है, इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि कौशल परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी, मतलब वही चीज़ें हैं। ठीक है, इनका अगला पॉइंट है शुरुआत में शारीरिक मानक परीक्षण मतलब पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण मतलब पीईटी आयोजित किया जाएगा। उसके बाद सीबीटी में अर्हता प्राप्त करने वाले शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए कौशल शिक्षण, दस्तावेज सत्यापन डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दस्तावेज सत्यापन, और विस्तृत चिकित्सा परीक्षण डीएमई, समीक्षा चिकित्सक परीक्षण RME, कंप्यूटर आधारित परीक्षण के बाद निर्धारित आयोजित किया जाएगा। मतलब इन्होंने वही चीज़ें बताई। सबसे पहले आपका पीएसटी पीईटी होगा, उसके बाद में उसमें जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हीं का फिर वो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें जो पास होगा उनका फिर क्या होगा लास्ट में मतलब स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। ठीक है, इनका नेक्स्ट पॉइंट है कि रिक्तियां अखिल भारतीय आधार पर भरी जाएंगी। और इनका नेक्स्ट पॉइंट है उम्मीदवार से अपेक्षित पात्रता प्रमाण पत्र दस्तावेज की जांच और उनका सत्यापन डीवी के समय किया जाएगा। हालांकि उम्मीदवार जो ऊंचाई और छाती में छूट का लाभ उठाते हैं, जैसा भी मामला हो, उन्हें जिले के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी अनुलंघन में निर्धारित प्रोफार्मा में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथियों, ये सारी जानकारी ऑफिशियल है, इसीलिए मैं आप सभी से फिर से कह रहा हूँ कि ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आप सुनेंगे तभी चीज़ों को जानेंगे। अगर आप वहाँ जाते हैं, अगर आपके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, आपको पहले से ही नियमावली पता होगी तो आप उसका तुरंत एक तोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को ध्यान से देखना है आप सभी को। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अंतिम प्रमाण बीएसएफ नोडल बल द्वारा उम्मीदवारों को योग्यता सह प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। वर्ष की कौशल परीक्षा डीवी मेडिकल परीक्षा उत्तीर्ण हो। साथियों, तथा अगर अभी आपको कोई मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ या कुछ ऐसा बता रहा हूँ आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट में आप
पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में दोबारा आप सभी को रिप्लाई करके आप सभी को समझा दूंगा। भर्ती अधिसूचना में निर्धारित परीक्षा एवं अन्य शर्तें क्या क्या हैं। जैसे परीक्षा के किसी भी चरण के लिए ई प्रवेश पत्र उम्मीदवारों द्वारा दिए गए मेल पते पर मेल के माध्यम से भेजा जाएगा। जैसे ई प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा, आपको मेल के द्वारा प्रवेश पत्र मिल जाएगा, आप ऐसे नॉर्मली भी डाउनलोड कर लेंगे। सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है, क्योंकि अब जो है इनका जो है PST पहला फेज़ जो है स्टार्ट हो गया है, मतलब रनिंग, और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट तथा PET फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एफिशिएंसी मतलब टेस्ट स्टार्ट हो गया है। कब से 17 मार्च से स्टार्ट हो गया है, तो सभी ने डाउनलोड कर ही लिया है एटलीस्ट, ठीक है। इनका नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा के प्रत्येक चरण में प्रत्येक अभ्यर्थी को ई प्रवेश पत्र की 2 रंगीन प्रतियां लाना सुनिश्चित करना चाहिए, और प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के समय ई प्रवेश पत्र की एक रंगीन प्रति निरीक्षक को सौंपनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है, आप 2 रंगीन फोटोकॉपी लेकर जाएं अपना एडमिट कार्ड का, एक रंगीन फोटोकॉपी जो है वहाँ पर जमा हो जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट में, वेतनमान। पदों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार निम्नलिखित वेतन मांग होगा। ये वेतन की बात है, वेतन जैसे करीब में, हाँ, स्टेनोग्राफर वाले बच्चों का जो वेतन होगा करीब में 29,000 से लेकर 92,000 तक इनको वेतन मिलेगा, तथा जो हेड कांस्टेबल के बच्चे हैं, हवलदार के बच्चे हैं, उनका जो वेतन होगा 25,500 लेकर 81,000 करीब में इनकी वेतन होगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ आप सभी को। अब फिर अगला पॉइंट है, पदों पर सामान्य वेतनमान और समान भत्ते लागू होंगे जो समय समय पर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियम होगा। जो भी वेतन या भत्ते जो भी लागू होगा सभी के ऊपर समान लागू होंगे, ठीक है। इनकी रिक्तियों पे बात करते हैं, जैसे पद और श्रेणीवार रिक्तियां अनुसार हैं। मतलब आप बात करते हैं जैसे बीएसएफ में पुरुष और महिला में कितनी वैकेंसी है टोटल, इसके बारे में बताया गया है। तो जैसे बीएसएफ का टोटल वैकेंसी कितनी थी, पुरुषों के लिए है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, लेकिन आप देख लीजिए, बीएसएफ, सीआरपीएफ और आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसबीएफ, ये है सहायक उप निरीक्षक स्टेनोग्राफर वालों के लिए, ठीक है। इतनी वैकेंसी है, आप देख लीजिए यहाँ 17 या 21 ST कुल, हाँ। उसके बाद में हेड कांस्टेबल के लिए ये वैकेंसी है श्रेणी वाइज, जिससे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी साथ में, ठीक है। ये रिक्तियाँ दी गई हुई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन ये था जो मैंने आप सभी को बता दिया है। रिक्तियाँ अस्थायी हैं, रिक्तियों की संख्या में किसी भी परिवर्तन का सूचना बीएसएफ वेबसाइट पर माध्यम से दी जाएगी। मतलब इसमें अभी आपने सुना ही होगा कि अभी रिक्तियाँ कुछ बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट है, 10% रिक्तियाँ भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगी। हालांकि यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं है तो उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के गैर भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा। नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार भारत में ही कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। मतलब 10% अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जैसे कि आप अग्निवीर से रिटायर होके आए हैं, तो आप सभी को यहाँ पे 10% आपका जो सीट है रिजर्व कर लिया जाता है, आप सभी को सुनहरा मौका मिलेगा, ठीक है। अब पदों का आरक्षण एवं उपयुक्तियाँ, जैसे अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित SC को अनुसूचित जाति बोलते हैं, ST को अनुसूचित जनजाति बोलते हैं, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग OBC तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जैसे EWS या भूतपूर्व सैनिक आदि के लिए आरक्षण मौजूदा केंद्रीय सरकार के आदेशों या दिशा निर्देशों और नियमों के एवं विनियमों आदि के अनुसार मिलेगा, ठीक है। तथा उम्मीदवारों का चयन CRPF और असम राइफल द्वारा पद के लिए अनुमानित रिक्तियों के अनुसार किया जाएगा। और आरक्षण नीति का कार्यान्वयन आरक्षण रोस्टर बनाए रखना है और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों को निर्धारित करना संबंधित CRPF और असम राइफल के अनुसार है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके लिए नहीं मतलब कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप सभी को चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। जैसे इसमें विदेश और भारत के गैर नागरिकों की योग्यता, जैसे कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसे केंद्र सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इन नियमों के तहत नियुक्त नहीं किया जाएगा, ठीक है।
जैसे इन नियमों के निहित कोई भी बात नेपाल या भूटान के नागरिक की नियुक्ति या नामांकन या रोजगार के लिए आवेदन करने से नहीं रोकेगी। और आयु सीमा की अगर बात करेंगे साथियों, इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कैटेगरी के अनुसार आरक्षण मिलता है, ठीक है। जैसे आपको SC ST के हैं तो आपको 5 साल का आरक्षण मिलेगा, अगर आप OBC के हैं तो आपको 3 साल का आरक्षण मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप सभी को जाति सर्टिफिकेट जो है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपका, वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पूर्व सैनिक हैं तो उनके लिए भी 3 वर्ष का आरक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी अगर हैं, आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यहाँ देख लीजिए, जिन्होंने अंतिम तिथि या कम जैसे 40 वर्ष की आयु तक तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 45 वर्ष की आयु तक पात्र होंगे। अगर सरकारी आप कर्मचारी हैं तो यहाँ पर 40 वर्ष तथा 45 वर्ष के आप पात्र होंगे। तथा यहाँ पे विधवाओं, जैसे विधवाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वे महिलाएं जो न्यायिक रूप से अपने पति से अलग होकर और जिन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया है, उनके लिए भी कुछ चीज़ें, नियम इसमें बनाया गया। जैसे अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 25 वर्ष की आयु तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 40 साल तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। तथा इनका छठा पॉइंट है कि गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए पीड़ितों के बच्चों और आश्रित अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 साल का इसमें आरक्षण दिया जाएगा। तथा सातवां इनका है, गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों में मारे गए 8 वर्ष के बच्चे एवं पीड़ितों के आश्रित OBC, इसमें फिर OBC का इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। 1984 के दंगों या 2002 के गुजरात सांप्रदायिक दंगे में मारे गए पीड़ितों के बच्चों और आश्रित 10 वर्ष ST ST तथा यह दिया हुआ है। जैसे अगर आप OBC के हैं तो आपको 8 वर्ष का जो है आपको 8 वर्ष का छूट मिलेगा। आप SC ST के हैं तो आपको 10 वर्ष का छूट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इनका अगला पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है आप देख लीजिए। जैसे विकलांग व्यक्तियों PWN यानी SS OH या VH और आर्टिज्म के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं है। तथा आप विकलांग हैं या आपको कोई डिसेबल की प्रॉब्लम है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथा OBC केंद्रीय सूचना के लिए आर्थिक NCVT वेबसाइट देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इनका अगला पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्म तिथि तथा मैट्रिकुलेशन माध्यम परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि या आयु निर्धारण करने के लिए स्वीकार की जाएगी और परिवर्तन के लिए किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा, उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा, उम्मीदवारों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इनका अगला पॉइंट है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरा गया नाम और मैट्रिकुलेशन और माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र दर्ज नाम ही स्वीकृत किया जाएगा। मतलब आप जो फॉर्म फिल करते हैं तो आपका हाई स्कूल के नाम से आपका फॉर्म का नाम जो है मैच होना चाहिए, ठीक है, वरना फॉर्म को खारिज कर दिया जाएगा। इनका अगला पॉइंट है कि भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के अधीनस्थ समूह C और D पदों पर सिविल में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ESM श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं है। हालांकि वह बाद की नियुक्ति है कि भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं यदि उन्होंने सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद संबंधित नियोक्तों को विभिन्न नियुक्तियों के लिए आवेदन की तिथिवार जानकारी के बारे में स्वघोषणा या वचन दिया है, जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, जैसा कि DOP और T दिनांक 14/8/2014 के कार्यालय विज्ञापन संख्या आरक्षण में उल्लिखित है। तथा यहाँ अगला पॉइंट इनका है, फिर अगला पॉइंट है, इन सारे पॉइंटों का आप सब कोई मतलब नहीं है फिलहाल, तो हम मेन पॉइंटों को लेकर चलते हैं, ठीक है। देखते हैं जो आप सभी के लिए मेन पॉइंट हो। इसमें सारी कैटेगरी के बाद में बताया गया है, ठीक है।
जो जो आप लोग फॉर्म फिल किए हैं। हाँ, बात करते आवेदन। आवेदन आप सभी ने कर ही लिया है, 100 रुपये इसका आवेदन फीस था। और उसके बाद में ये आपकी जो क्षेत्र है, कौन कौन सा क्षेत्र आप सभी को मिलेगा, जैसे सेंटर के लिए, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जैसे कश्मीर, जम्मू पंजाब, पंजाब में कौन कौन सा है, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, यूपी में जैसे प्रयागराज है, यूपी में आप लखनऊ मिलेगा, यूपी में लखीमपुर खीरी मिलेगा, राजस्थान, गुजरात। यहाँ बात करेंगे एमपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये सारे सेंटर्स हैं जो आप सभी को मिलने का पूरी चांसेस है। उसके बाद में क्या है, अलॉटमेंट ऑफ रोल नंबर एंड एलिजिबिलिटी कैंडिडेट। आप जब एलिजिबल हो जाएंगे तो आप सभी के सामने इधर नेम ऑफ सेंटर होगा, यहाँ रोल नंबर होगा, यहाँ कैंडिडेट का रोल नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हमने आप सभी को बता दिया। इसमें 3 फेज़ होगा, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। पहला फेज़ जो है अभी चल रहा है। पहले फेज़ में क्या है, फिजिकल होना है और आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होना है। दूसरा फेज़ में क्या है, दूसरा फेज़ में आप सभी को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके बारे में भी आगे आप सभी को बताएंगे। तीसरा फेज़ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, स्किल टेस्ट होगा जिसे टाइपिंग होता है, और फिर मेडिकल होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी को करना होगा। अब बात करते हैं पहले फेज़ की। पहले फेज़ में क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये पहले फेज़ में होना है, ठीक है। आप इसमें बात करेंगे मेल कैंडिडेट एक्सपेक्ट दोज लिस्टेड बिलोंग ऑफ सीरियल 1 और 2। अगर आप मेल हैं तो आपको 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, तथा बिना फुलाए आपका 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, यानी फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। तथा मेल कैंडिडेट फैलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गारखवालीज और कुमानूज और गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख रिलीजन एंड द कश्मीर वैली से अगर आप हैं तो आपका 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। आपका बिना फुलाए चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। आपको भी 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना है। तथा हम बात करेंगे ऑल मेल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स। अगर आप शेड्यूल ट्राइब्स, यहाँ हिंदी में भी नीचे दिया गया होगा, देखते हैं, जैसे कि यहाँ मतलब अनुसूचित जनजाति के सभी पुरुष। अगर आप अनुसूचित जनजाति के सभी पुरुष हैं, अगर आप अनुसूचित जनजाति के सभी पुरुष हैं, हाँ, आप अगर अनुसूचित जनजाति के सभी पुरुष हैं, मतलब सभी पुरुषों के लिए, तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है, फिर 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। तो वहीं फीमेल कैंडिडेट एक्सपर्ट दोज लिस्टेड बिलोंग 5-6। आप अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपका 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट नहीं होगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट फेलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गरावालिस, कुमानीज और गोरखास, डोगरास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, लेह लद्दाख और रिलीजन्स एंड कश्मीर वैली से अगर आप हैं, और या ST के हैं, तो आपका 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। तथा ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंग द ST, मतलब आप अगर ST कैटेगरी के हैं, कोई भी फीमेल हैं, तो आप 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अब वहीं हम बात करते हैं वेट की। वेट, वज़न में, वज़न बहुत बड़ी बात है, लोग नहीं बताते हैं, लेकिन आप सभी को जानना चाहिए कि वज़न का मेजरमेंट क्या है। चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई आयु के अनुपात में पुरुषों और महिलाओं के लिए अधिक और कम वजन केवल चिकित्सा परीक्षण चरण में ही अयोग्य माना जाएगा। मतलब जो आपका वज़न है ना,
वज़न जो है आपका जब मेडिकल होगा तो आपके ऊंचाई के अनुसार मेजरमेंट होगा और उसी उसी हिसाब से तब आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग कितना करना है। अगर आप पुरुष हैं साथियों, अगर पुरुष हैं आपको तो 1600 मीटर मतलब 1600 मीटर का रेस आपको 6 मिनट 30 सेकंड 6.5 मिनट में कंप्लीट कर देना है। अगर आप महिला हैं तो आपको 800 मीटर का जो है रेस है 4 मिनट 45 सेकंड में आप सभी को कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तथा महिला अभ्यर्थियों की छाती का माप नहीं लिया जाएगा। आपका चेस्ट, महिला है तो आपका चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। वहीं हम बात करते हैं उल्लिखित ऊंचाई और छाती में छूट जैसा भी मामला हो केवल उस जिले के समक्ष प्राधिकारी के निर्धारित प्रोफार्मा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही स्वीकार होगा जहां सामान्यतः निवास करते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की छूट चाहते हैं तो आप जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले के समक्ष प्राधिकारी जो होंगे उन्हीं के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र अगर आप देंगे तो आप सभी को छूट मिल जाएगा। वही है इनका अगला पॉइंट है कि अभ्यर्थी जो शारीरिक मानक परीक्षा अर्थात ऊंचाई और छाती में आयोग घोषित किए जाते हैं, यदि वे चाहें तो अपील प्राधिकरण में समक्ष अपील कर सकते हैं और अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में आगे कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर आपको लगता है जैसे आपकी हाइट मेजरमेंट या चेस्ट मेजरमेंट या आपको लगता है मैंने सही रेस कंप्लीट किया है लेकिन आपको बिना वजह आपकी पूरी बातें सुने बिना आपको बाहर किया जा रहा है तो आप एक बार अपील कर सकते हैं, आपको सुना जाएगा, ठीक है। इनका अगला पॉइंट है कि पीएसटी और पीईटी में कोई अंक नहीं होगा बल्कि यह मतलब जो उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपकी रनिंग होनी है उसमें आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। इनका अगला पॉइंट है के लिए आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिकों को शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी से गुजरना आवश्यक नहीं है। हालांकि सभी भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ निर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करना आवश्यक है। उन्हें सीबीटी कौशल परीक्षण या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चिकित्सा मानकों का भी पास करना होगा। मतलब जो भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनका शारीरिक दक्षता से गुजरना आवश्यक, मतलब उनकी जो है फिजिकल नहीं होगी, उनको डायरेक्ट पेपर होगा। उसके बाद में उनका जो स्किल टेस्ट होना है जैसे टाइपिंग या स्टेनोग्राफी है, स्टेनो का टेस्ट होगा। उसके बाद में उनका मेडिकल होगा और उनको फिर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का जो है दौड़ नहीं होता है, ठीक है, दौड़ नहीं होगा। अगला पॉइंट है शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी के लिए महिला उम्मीदवारों को रिपोर्ट करते समय अपनी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी और पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। गलत घोषणा के मामले में पीएसटी पीईटी से गुजरने का सारा जोखिम उसका अपना होगा। यदि महिला उम्मीदवार पीएसटी पीईटी से पहले यह घोषणा करती है कि वह गर्भवती है तो उसे पृष्ठ गर्भावस्था परीक्षण किया जाना चाहिए और यदि वह गर्भवती पाई जाती है तो उसे गर्भावस्था की अवधि की परवाह किए बिना उसे घोषित कर दिया जाना चाहिए। साथियों, अगर कोई भी महिला है अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसको रनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनको अगला समय दिया जाएगा रनिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इनका जो सेकंड फेज़ है, सेकंड फेज़ में क्या होगा, जब पहला फेज़ आप पास कर लेंगे तो सेकंड फेज़ में क्या होगा, पेपर होगा। पेपर कैसा होगा, सीबीटी मोड पे होगा, मतलब कंप्यूटर ऑनलाइन पेपर होगा, ठीक है। तो पेपर होगा तो हमें सिलेबस भी जानना चाहिए कि हाँ हमारा सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो उसी से संबंधित ये हम लेकर आए हैं, जैसे कि आउटसोर्स फर्म सभी उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीवीटी आयोजित करेगी ताकि वो शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी और शारीरिक दक्षता परीक्षण पीईटी में उत्तीर्ण हो सकें। और कंप्यूटर आधारित टेस्ट में 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु प्रश्न एक पेपर होगा जिसे 1 घंटे 40 मिनट में हल करना होगा। मतलब आप सभी को 100 क्वेश्चन मिलेगा जिसको 1 घंटे 40 मिनट में आप सभी को हल करना होगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश
ये जो है लैंग्वेज जो है ऑप्शनल है, आप या हिंदी चॉइस कर सकते हैं या इंग्लिश चॉइस कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे और न्यूमेरिक एप्टीट्यूड से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे तथा कंप्यूटर नॉलेज से आपके 20 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 20 20 20 20 20 5 20 हैं, 5 20 अगर इकट्ठा होंगे तो 100 बन जाएंगे, यानी 100 क्वेश्चन जो हैं आपके 1 घंटा 40 मिनट में पेपर आपको सॉल्व करने होंगे। 100 क्वेश्चन जो हैं 1 घंटा 40 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे और एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा, यानी कि 100 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन के 100 नंबर आप सभी को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी सेट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, ठीक है। ये अब प्रश्न पत्र केवल हिंदी और अंग्रेजी में तैयार किया जाएगा, मतलब जो पेपर जो प्रश्न तैयार हो रहा है या हिंदी में तैयार हो रहा है या इंग्लिश में तैयार हो रहा है, यानी आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगा। अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में एक पेपर को पढ़ सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आप पेपर को इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ठीक है। CBT की तिथि और केंद्र की सूचना अभ्यर्थियों को ई प्रवेश पत्र BSF वेबसाइट से डाउनलोड किया जाएगा और SMS ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। जो इनका एडमिट कार्ड जो है, या तो आप डायरेक्ट जब होगा तो डायरेक्ट आप sarkariresult.com से डाउनलोड कर लेंगे, अन्यथा आपके ईमेल पे आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा, ठीक है। और मैं अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को सामान्यीकृत किया जाएगा तथा ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट और कट ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। जिससे CBT के प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर के होंगे और अभ्यर्थियों को CBT से परिचित कराने के लिए BSF वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के कोने में एक मॉक टेस्ट जो है लिंक किया गया है, आप देख सकते हैं। उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए उन्हें परीक्षा हॉल के अंदर इन्हें नहीं ले जाने दिया जाएगा, ठीक है। CBT के आयोजित के 2-3 दिन बाद आपका एडमिट कार्ड जो आ जाएगा, उसके बाद में पेपर हो जाने के बाद उत्तर कुंजी जो आंसर की है वो भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करते समय उत्तर कुंजी पर विचार कर सकते हैं और यदि कोई अभ्यर्थी उसे केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही दिए गए समय सीमा के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं तो उत्तर कुंजी अपलोड करने के समय निर्धारित समय, कुल मिलाकर चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। अंकों के पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच का कोई प्रावधान नहीं है, इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। तथा अगर आपने NCC कर रखे हैं, NCC नेशनल क्रेडिट कोड, तो प्रमाण पत्र धारकों को कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आप NCC कर रखे हैं तो आपको कोई इसका विशेष छूट नहीं मिलेगा, कोई अंक नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अंग्रेजी या हिंदी के बीच प्रश्नों के किसी भी अंतर्विगत विवाद के मामले में अंग्रेजी संस्करण का सहमति मान्य होगा। अगर आपका पेपर जो होता है, मतलब आपके सामने प्रश्न आप प्रस्तुत करते हैं इंग्लिश में हिंदी में, लेकिन वहाँ पर हिंदी इंग्लिश का प्रश्न आप हिंदी सही हैं और इंग्लिश पे प्रश्न गलत है, लेकिन वहाँ पर अंतिम मान इंग्लिश का ही होगा, हिंदी का मान्य नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर CBT टेस्ट मतलब कंप्यूटर आधारित टेस्ट में योग्य उम्मीदवारों की संख्या के लिए रिक्तियों की संख्या के 30 गुना कंप्यूटर आधारित टेस्ट के सांकेतिक पाठ्यक्रम। अब ये इनका सिलेबस है, ये पूरा कि क्या क्या पूछा जाएगा, सारी चीज़ें सिलेबस हैं। उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस के बाद में यहाँ आप सभी को देखने को मिलेगा ये स्टेनो है, 10 मिनट में 80 शब्द आप सभी को स्टेनो का करना है। उसके बाद में आप कंप्यूटर के न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी में 35 शब्द हैं और हिंदी में 30 शब्द हैं, आपको टाइप करने होंगे, ठीक है। उसके बाद में आप सभी का मेडिकल होगा, कुछ इसमें आरक्षण पे भी कुछ मिलेगा छूट। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें। अगर आप सब कहेंगे तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में चीज़ें लिख दूँगा, सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आप सभी को बता दी है।
तो इसी के साथ मेरा यह वीडियो समाप्त हो रहा है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। वैसे आप कोई डाउट नहीं होगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है वैसे भी, और सारी चीज़ें मैंने पूरा बताने का प्रयास किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है साथियों, लाइक करिएगा, लाइक बिल्कुल करिएगा। बहुत मेहनत लगी है चीज़ों को बताने में, समझाने में। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा जो भी BSF का फॉर्म फिल कर रखे हैं और इससे संबंधित हैं। तथा आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूँगा आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, आप मन लगा के पढ़ाई करें, आपको बहुत जल्दी कामयाबी दे। जय हिंद, वंदे मातरम।